हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम देखेंगे कि एनसीईआरटी का हमारा फर्स्ट टॉपिक दैट इज फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक क्या है। प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था इंट्रोडक्शन, हमने समझा था कि रियल नंबर चैप्टर का मीनिंग क्या है, इसमें हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स रहते हैं, सभी को हमने समझा था अच्छे से। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो लिंक आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाके प्रीवियस लेक्चर को देख लो ताकि आज का ये जो हम टॉपिक करेंगे वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल्स एंड ग्रुप्स को जरूर से ज्वाइन करिए सो दैट जितना भी हम पढ़ेंगे उस सब की पीडीएफ आपको वहां पे ही मिल जाए। स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। जैसा कि हमारे टॉपिक का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपके चैप्टर 1 का फर्स्ट थ्योरम है। चैप्टर 1 का थ्योरम 1.1 है। ये थ्योरम क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको एक बार समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेट्स दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। क्या मतलब है इसका, एक एक पार्ट में इसको समझते हैं। हमें बोला गया है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि जितने भी हमारे पास कंपोजिट नंबर होते हैं उनको हम फैक्टराइज कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ 12 की, 12 मेरा कंपोजिट नंबर है, तो इन्होंने बोला कि 12 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में, मतलब कि हम इस 12 को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यस, हम 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 की फॉर्म में, तो जिसमें कि हमारे पास ये जो 2 और ये जो 3 है ये क्या है, ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। तो हमने क्या किया, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में कंपोजिट नंबर को लिखा है। तो यही इन्होंने बोला कि हर कंपोजिट नंबर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। और बाद में लिखा कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है, ये फैक्टराइजेशन यूनिक है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 इंटू 2 लिखो या फिर 2 इंटू 3 इंटू 2 लिखो, तो इनके जो ऑर्डर है उससे फर्क नहीं पड़ता क्या लिख रहे हो। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास 12 की फैक्टराइजेशन में एक बार 3 आया है, 3 आया है और 2 बार हमारे पास 2 आया है, तो यही रहना चाहिए, 2 बार 2 है और एक बार 3 है। ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से एक 3 ऐड कर दें, तो नहीं, वो उसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी, वो कोई और नंबर बन जाएगा। वो हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर इसमें हम एक 3 ऐड कर देते हैं तो 12 इंटू 3 बन जाएगा, वो दैट इज 36 बन जाएगा। तो इसका मतलब वो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 36 कंपोजिट नंबर है, उसकी फैक्टराइजेशन की हमने एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो ये डिफरेंस है। क्या बोला, वापस देखो कि जितने भी हमारे पास कंपोजिट नंबर्स हैं उनको हम फैक्टराइज कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में इनको फैक्टराइज कर सकते हैं, और ये जो फैक्टराइजेशन होती है ये यूनिक होती है, ऑर्डर क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता। अब एक बार और एग्जांपल को ले लेते हैं। मेरे पास नंबर है 35, तो 35 मेरा कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसमें कितने फैक्टर्स हैं, हमारे 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। 35 हमारा 5 से भी डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर 0 आता है, 7 से भी डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 0 आता है, 35 1 से भी डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 0 ही आता है। इसका मतलब ये जो 35 है इसके हमारे पास मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो ये हमारे पास कंपोजिट नंबर हुआ। अब ये जो हमारे पास कंपोजिट नंबर है, इस कंपोजिट नंबर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 जो है वो 35 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 5 है ये भी प्राइम नंबर है, 7 जो है ये भी प्राइम नंबर है। तो हमने क्या किया, एक कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया जो कि यूनिक होगा। 5 इंटू 7 सिर्फ और सिर्फ 35 के लिए ही है, उसके अलावा किसी भी नंबर के लिए नहीं है। इसी में अगर मैं 5 इंटू 7 इंटू 2 कर देती हूँ, एक 2 हमने अपने से ऐड कर लिया, तो ये वाली जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक हो गई क्योंकि ये किसी और नंबर के लिए बन गई है। अब ये किसके लिए बन गई है, 35 इंटू 2 दैट इज 70।
तो ये बन गई है 70 के लिए, मतलब 70 को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो यही बोला था कि यूनिक कैसे है कि हर एक नंबर की एक अपनी ही फैक्टराइजेशन है। अब ऑर्डर में फर्क पड़ता, चाहे मैं 7 इंटू 5 लिखूं या 5 इंटू 7 लिखूं, चाहे मैं इसको 5 इंटू 2 इंटू 7 लिखूं या मैं 7 इंटू 2 इंटू 5 लिखूं, तो ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फैक्टराइजेशन यूनिक होती हर एक नंबर की। ये कह रही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब हम आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम जैसे टॉपिक्स, तो वहां पे हमें क्या करना रहता है, हमारे पास जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं उनको हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है और फिर हम आगे उसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब आपको पहले पता होना चाहिए कि आपकी थ्योरम क्या है, फंडामेंटल थ्योरम क्या है कि कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पहली थ्योरम थी। अब आपके पास एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को समझते हैं क्योंकि वो भी हमारे पास एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का ही एप्लीकेशन है। एग्जाम्पल है, कंसीडर द नंबर 4 raised to power n where n is the natural number. Check whether there is any value of n for which 4 raised to power n ends with the digit 0. हमें बोला कि कंसीडर करो, लेट करो कि हमारे पास एक नंबर है 4 raised to power n, जिसमें n क्या है, हमारे पास नेचुरल नंबर है, तो मतलब n की वैल्यू 1 2 3 से स्टार्ट होगी, कुछ भी, क्योंकि नेचुरल नंबर है। n इज इक्वल टू इस तरह से लिख लेते हैं। अब हमने चेक करना है कि क्या ऐसी कोई n की वैल्यू होगी जिसके कारण 4 raised to power n जो है वो ऐसा डिजिट बने जिसके एंड में 0 हो। मतलब कि लेट सपोज मेरे पास ये जो नंबर है, मुझे नहीं पता नंबर क्या है, लेकिन इसका आंसर जो है, आंसर आ रहा है 40। तो क्या बोला उन्होंने कि डिजिट जो है वो एंड होना चाहिए 0 से, ये वो बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि क्या 4 raised to power n में मैं n की कुछ ऐसी वैल्यू लिखूं तो मेरे पास ऐसा कुछ नंबर आ सकता है कि जिसके वंस पे हमारे पास 0 हो। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कभी भी किसी भी नंबर के एंड में 0 आने के लिए आपके पास हमेशा उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्योंकि 2 इंटू 5 हमारा किससे बनता है, 2 इंटू 5 हमारा बनता है 10। ठीक है, तो 10 के एंड में क्या है, 0 है। यही अगर मुझे 2 0 चाहिए 100, तो मेरे पास 2 इंटू 5 के दो कॉम्बिनेशन होने चाहिए, 2 इंटू 5 2 इंटू 5, मतलब 10 इंटू 10, ये बन गया हमारे पास 100 के इक्वल। इसका मतलब हमारे पास दो कॉम्बिनेशन होने चाहिए अगर आपको 2 जीरोस चाहिए। वैसे ही अगर आपको 3 जीरोस चाहिए तो आपके पास 2 इंटू 5 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5, तीन कॉम्बिनेशन आपके पास होने चाहिए, 1 2 3। तो आपके पास बनता है 3 जीरो वाला नंबर, मतलब 1000 बनता है। इसका मतलब किसी भी नंबर के लास्ट में अगर आपको 0 चाहिए तो आपके पास 2 इंटू 5 तो होना ही चाहिए। अगर आपको 40 भी चाहिए तो 40 एक्चुअली क्या होता है, 4 इंटू 10 के इक्वल होता है, तो ये तो आपको चाहिए ना। और ये किससे बनेगा, ये आपको मिलेगा 2 इंटू 5 से। इसका मतलब अगर हमें देखना है कि किसी भी नंबर के एंड में 0 आ रहा है या नहीं, तो हमें उसकी सबसे पहले फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, और फैक्टराइजेशन करके जो हमें प्राइम नंबर्स मिलेंगे उसमें हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्या 2 और 5 है। तो इसमें भी हम यही करेंगे। अब हमारे पास नंबर है 4 raised to power n। इस नंबर में 4 जो है मेरे पास, ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। तो मैं इस 4 को अगर लिखूं 2 raised to power 2 और ये पूरा आ जाएगा n ऐसे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 raised to power 2n। ये जो 2 है ये मेरे पास क्या है, प्राइम नंबर। तो मैंने क्या किया, इस कंपोजिट नंबर को सबसे पहले तो प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख लिया। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही आया है, 5 नहीं आया। या फिर मैं इसको ऐसे आपको समझाऊं कि 4 raised to power n है, अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो मेरे पास नंबर आ जाएगा 4। 4 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है, n को अगर मैं 2 पुट करती हूँ तो मेरे पास नंबर आ जाएगा 4 raised to power 2 दैट इज 16। तो 16 कैसे आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये हमने कर ली प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में इसको लिखा। अब यहाँ पे भी मेरे पास क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा है, 2 बार और आ गया क्योंकि पावर क्या थी, 2 थी। ऐसे जब हम 3 करेंगे तो एक पेयर और बन जाएगा 2 इंटू 2 का। इसका मतलब हम अगर इसको एक्सटेंड करते भी जाएंगे, एन की वैल्यू कुछ भी पुट करें, 2 के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा। तो अगर 2 के अलावा कुछ आ ही नहीं रहा, 5 नहीं आ रहा, तो 0 नहीं आएगा एंड में, क्योंकि हमें 0 के लिए क्या चाहिए होता है, 2 इंटू 5 चाहिए होता है। एक अगर 5 यहाँ पे होता तो ये बन जाता हमारे पास 10, और फिर हम कहते कि यस ऐसा हो सकता था।
लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे बोलेंगे कि क्योंकि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास 2 into 5 का पेयर नहीं है, इसलिए ऐसी कोई भी वैल्यू n की एग्जिस्ट नहीं करती। सो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि इस क्वेश्चन से आपको एक बेसिक समझ आ रहा है कि कभी भी किसी नंबर के एंड में अगर आपको 0 चाहिए तो सबसे पहले देखो कि उस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 into 5 का पेयर है या नहीं है। सो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की स्टेटमेंट देखी, उसका मीनिंग समझा अच्छे से कि क्या कह रहा है, और हमने एनसीईआरटी के एक एग्जांपल की जिसके तरह का सेम क्वेश्चन आपको एक एक्सरसाइज में भी मिलेगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का ही एप्लीकेशन था। और इसी एप्लीकेशन के बाद हमारे पास और भी एप्लीकेशन रहते हैं इस थ्योरम के, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम क्या है? एचसीएफ और एलसीएम इस फंडामेंटल थ्योरम की ही एप्लीकेशन है। ये इसका एप्लीकेशन पार्ट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो नेक्स्ट लेक्चर गलती से भी मिस मत करना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छे से समझ आया, सारी एक्सप्लेनेशन, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन जरूर करना। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।